our third lecture, AC through a capacitor. आप सब जानते हैं that capacitor is like two parallel plates with some space between them. तो अगर AC जो कि इसको हम साइनसॉइडल साइन इनके साइन वेव से शो करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट हो कि आपने AC वोल्टेज सोर्स के साथ एक कैपेसिटर अटैच किया हुआ है, देन हाउ कैन यू शो कि आपके हाउ कैन यू प्रूव दैट के AC करंट जो है वो कैपेसिटर में से पास हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगाते हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज़ किया है, सर्किट क्लोज़ हो चुका है, तो ये बल्ब जो है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। दिस शोज़ दैट AC करंट कैन पास थ्रू दी कैपेसिटर। लेकिन अगर इसी कैपेसिटर को आप DC वोल्टेज सोर्स के साथ लगाओगे तो फिर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट के AC जो है कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर permits AC and blocks DC. This is the important point. This is also very important from the point of view of the short questions. So always remember that the capacitor permits AC and blocks DC. Now come to the point. Suppose that we have connected a circuit in which we are having just one component. We have having just a capacitor attached with the AC source. अब यहाँ पर करंट कैसे फ्लो करेगा, वोल्टेज की क्या इक्वेशन बनेगी। अगेन यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स है, देन ऑब्वियसली द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। और यहाँ पे साइन आप ओमेगा टी भी पुट कर सकते हैं, साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। सपोज दैट वी आर हैविंग ओमेगा टी इन प्लेस ऑफ द थीटा। तो यहाँ पे देखें कि कैपेसिटर जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर वोल्टेज है, वहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है, तो वहाँ पे करंट भी है। ऑल्दो द करंट इज रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर ईच हाफ साइकिल, बट देयर इज अ थर्ड थिंग ऑल्सो एंड दैट इज अ चार्ज, दैट इज the charge that is going to be deposited on the plates of the capacitor. Now the AC wave current wave is like this, half part is positive and the half part is negative. So what will be the behavior of the charge on the plates of the capacitor in these two half cycles? This suppose that in each half cycle will be having a charging discharging, and on the other half cycle again there will be a charging and discharging. This means that the charge like is oscillating between the charge and discharge state and the charge and the other way around by the alternating voltage. तो यहाँ पे आपके पास ये वोल्टेज है। अगर आप चार्ज फाइंड आउट करना चाहो देन फॉर द कैपेसिटर यू आर हैविंग द इक्वेशन दैट Q इज इक्वल टू CV है। इन प्लेस ऑफ द V you can write this equation. It will be equal to CV नॉट साइन ओमेगा टी। दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर आपके पास Q that will be equal to this part will become Q naught and sin omega t. These two equations, equation number 1 and equation number 2, shows that the behavior of the variation of the voltage and the behavior of the variation of the charge, this is the same at one। मतलब कि अगर sin omega t में ओमेगा टी की या थीटा की जो भी वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो सेम वैल्यूज पुट करने के साथ साथ Q और V में सेम वेरिएशन आती जाएगी। बट दिस वॉन्ट हैपन in the case of the current. Once we are having the value of the charge, so the equation of the current will be equal to rate of flow of the charge. तो यहाँ पे देखिए कि आपने क्या करना है। आप सबसे पहले Q over T means that if suppose we are having a graph between charge and time, तो उस ग्राफ का आप पहले स्लोप निकालेंगे और स्लोप की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये सब कैसे होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सपोज के हमारे पास एक्स एक्सिस है। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव प्लॉटेड द time and on the y-axis we can plot the current, we can plot the voltage, we can plot the charge। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वोल्टेज प्लॉट करते हैं बिल्कुल सेम कि आपने थीटा की वैल्यू को 0 दिया, साइन 0 हुआ, तो वोल्टेज की वैल्यू भी जो है वो आपके पास 0 हो गई। आपका जो है वेव यहाँ से प्लॉट होनी शुरू हो रही है। फिर आपके पास साइन 90 हुआ, साइन 91 होता है, तो वेव की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम चली गई। फिर साइन 180 पे 0, तो ये वापस आ गई। फिर 270 पे -1, तो ये नेगेटिव साइड पे चली गई। और 360 पे 0 और कुछ ये ऐसे चली गई। दिस इज़ द कर्व फॉर द वोल्टेज। अब Q इज इक्वल टू CV है। C इज़ द कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस इज हैविंग वैल्यू इज लेस देन 1, बिकॉज हमने पढ़ा भी था दैट कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है एंड दैट इज़ अ वेरी बिगर यूनिट। और कैपेसिटेंस के लिए हम आमतौर पे माइक्रो और या पिको फैराड की टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं।
तो कैपेसिटेंस इज हैविंग अ स्मॉल वैल्यू, तो ऑब्वियसली स्मॉल वैल्यू को वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल बी स्मॉल। तो चार्ज का जो आपके पास कर्व बनेगा दैट विल बी स्मॉलर देन द वोल्टेज। तो आपके पास कुछ इस तरह का जो कर्व है वो बन जाएगा आपके पास। दिस इज़ द कर्व फॉर द चार्ज। अब अगर आप देखें कि ये आपके पास टाइम एक्सिस है और ये आपके पास चार्ज है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि स्लोप दैट इज़ टेकन टू बी एज del y over del x. Suppose that you are having some graph like that कि आपके पास कोई चीज़ वेरी कर रही है इस तरीके से, इट कैन बी एनीथिंग, और आपके पास टाइम जो है वो प्लॉट किया गया है एक्स एक्सिस पे, और सपोज कि ये वेलोसिटी है, ये कुछ भी है। तो आप देखेंगे ये आपके पास एक सीधी लाइन, आप इसका स्लोप ड्रा करना चाहें तो यू हैव टू ड्रा अ ट्राइंगल लाइक दैट, और इसमें ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट विल बी टेकन एज डेल एक्स, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ होगी दैट विल बी टेकन एज डेल वाई। तो आप डेल वाई ओवर डेल एक्स आप इसे कैलकुलेट कर लें, द आंसर विल बी इक्वल टू स्लोप। तो इस पॉइंट पे देखें और इस इन इक्वेशंस को देखें, द वैल्यू ऑफ द स्लोप विल बी मैक्सिमम व्हेन द डिनोमिनेटर साइड इज़ मिनिमम। तो यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर डिनोमिनेटर साइड जो है ये मिनिमम आ रही है, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द स्लोप विल बी मैक्सिमम, और यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आ जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास स्लोप की इक्वेशन में डेल एक्स की वैल्यू जो है डेल वाई तो इंक्रीज़ होगा ही, डेल एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी, और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता है then the answer of the slope that will become be less and less। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं करंट की वैल्यू जो है वो वैल्यू कम आती होती जाती है, और जैसे ही हम पी पे पहुंचेंगे करंट की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर इस साइड पे आपके पास नेगेटिव स्लोप आ रही है तो करंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड पे चली जाएगी। जब यहाँ पे ज़ीरो आएगा तो इस साइड पर आपके पास करंट की वैल्यू नेगेटिव पीक पे पहुँच चुकी है। फिर जैसे जैसे आप यहाँ पे देखें कि नेगेटिव साइड पर आप जा रहे हैं then the value of the current that will increase, and at this peak the value of the current will become ज़ीरो। और फिर इसी तरीके से आप इस साइड पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे नेगेटिव साइड पे तो पीक जो है वो थोड़ी सी मज़ीद बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप ज़ीरो पॉइंट के ऊपर डिनोमिनेटर इज़ वेरी मिनिमम, सो दिस दैट क्रिएट्स अ बिगर आंसर। करंट के पास मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे जैसे आपके पास स्लोप बढ़ती जाती है, स्लोप मीन्स के वैल्यू ऑफ डेल वाई एंड डेल एक्स इंक्रीजेस, डेल एक्स इंक्रीज़ करता है, स्लोप की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है, ये बिहेवियर ये शो कर रहा है कि इफ़ यू आर गोइंग टू प्लॉट अ फेजर डायग्राम फॉर द current and voltage, then the voltage will be taken on the x-axis as the reference, because in this curve voltage is starting from the zero angle, zero phase, और जब वोल्टेज ज़ीरो पे थी तो करंट इसका 90 एंगल से शुरू हो रहा था, दिस मीन्स दैट करंट विल बी लाइक ऑन द वाई एक्सिस और द परपेंडिकुलर। तो ये वाई पे आपके पास करंट जो है वो आप प्लॉट कर रहे हो और एक्स के ऊपर जो है वो आप वोल्टेज प्लॉट कर रहे हो। तो आप देखिए नाउ यू कैन क्लियरली सी that there is a phase difference of 90, or we can say that in capacitor current leads voltage by 90 degree. So this is the analysis of the AC through the capacitor. And one more thing here, in the case of the capacitor we are having a sine wave. This is like an angular motion, it is completing one circular motion or the one round trip in one cycle, and the time required to complete that cycle that will be known as the time period। और टाइम पीरियड से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब कि नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आपके पास ये बात हमने कई दफ़ा रिपीट की हुई है कि जब भी हमारे सर्किट में कोई चीज़ ऐसी अटैच हो जाती है जो कि करंट को कंज्यूम कर रही होती है देन सर्व्स एज लोड, और जो चीज़ लोड होती है दैट ऑलवेज प्रोवाइड सम ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट, और जो चीज़ ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रही होती है दिस मीन्स दैट कि वो रेजिस्ट कर रही होती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है। इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस हमने उसको इन केस ऑफ द रेजिस्टर हमने उसको रेजिस्टेंस बोला और हमने उसको आर से शो किया, बट इन केस ऑफ द कैपेसिटर द ऑपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ द करंट देयर विल बी गिवन अ स्पेशल नेम, और हमने इसको नाम दिया है इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ से आप R इज़ इक्वल टू वी ओवर आई मतलब कि V और I को डिवाइड करके
आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही in place of the R for the capacitor we are having capacitive reactance. In case of the V we will be having a VRMS, and in place of the R we will be having a IRMS. This means that ratio of the RMS values of the voltage and current that will give you the capacitive reactance. Again here the unit for the capacitive reactance will be volt over ampere, means its units are the same as for the resistance, that is the ohm. अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट करने का एक और भी फार्मूला है, दैट एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी. एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट डिपेंड्स ऑन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. आपको सबको पता है दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी, इफ़ यू आर हैविंग अ लीनियर फ्रीक्वेंसी आप इसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इन दैट 2 पाई विल कन्वर्ट इट टू द एंगुलर फॉर्म, और ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है. तो यहाँ पर आप ओमेगा की जगह पर 1 ओवर 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं. दैट विल बी द इक्वेशन फॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दिस मीन्स दैट कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. इफ़ यू आर हैविंग द रूट मीन्स के वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट इन योर डाटा, but you are having the capacitance of the capacitor and the frequency, then simply by putting the frequency and the capacitance you can find out the capacitive रिएक्टेंस. अब यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, कोई भी सर्किट में आपने कोई भी कैपेसिटर लगाया है तो आप उसी कैपेसिटेंस को बार बार चेंज तो नहीं कर रहे, बट यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई. तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज़ करेगी. दे आर हैविंग द इनवर्स रिलेशन. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज़ करेगी. तो यहाँ तक अभी हमने यहाँ पे देखा. नाउ कम टू द पावर डिसिपेशन इन द कैपेसिटिव सर्किट्स. अब यहाँ पे देखेंगे पावर डिसिपेशन के लिए आपके पास इक्वेशन क्या होती है. पावर डिसिपेशन के लिए इक्वेशन है P इज इक्वल टू वी आई. नॉर्मली फॉर द रेजिस्टर्स हम कहते हैं कि वी आई है. अगर हम यहाँ पर वी और आई एक ही डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे हम वी आई कॉस थीटा का फैक्टर पुट कर सकते हैं. थीटा में आप 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा, आंसर बिल्कुल वी आई हो जाएगा. बट इन द केस ऑफ द कैपेसिटर्स अगर आप इसी इक्वेशन वी आई में देखें तो आपका फेजर डायग्राम आपको कह रहा है दैट द एंगल और द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज दैट इज़ ऑफ 90 डिग्रीज. तो यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा में कॉस 90 पुट कर देते हैं, देन कॉस 90 दैट विल बी आंसर विल बी इक्वल टू 0. सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. दिस मीन्स दैट power is 0. Power 0 means that a capacitive reactance consumes no power. Power dissipation is 0. तो यहाँ पे दिस पावर 0 का मतलब है पावर डेसिपेशन इज 0, की कोई पावर लॉस नहीं होती है. So this was all about the AC through the capacitors. Okay students, till next lecture. Allah Hafiz.